हेलो, प्रणाम, नमस्ते दोस्तों। आज हम काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में जाने। आशा करता हूं कि आपका हलचल क्या होगा, ठीक ठाक होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं काव्य साहित्य का इतिहास। काव्य का साहित्य का इतिहास हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, एक स्त्री बाह्य स्वरूप के लिए जिस प्रकार सोलह श्रृंगार के बिना अधूरा है, उसी प्रकार हमारा जो काव्य है वो भी क्या है, रस छंद अलंकार के बिना क्या है, अधूरा है। अब देखिए, परिचय में देखिए तो काव्य का स्वरूप क्या है, छंद। ठीक है, और छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, आचार्य पिंगल। ठीक है, काव्य का सौंदर्य क्या है, अलंकार है। ठीक है, काव्य की आत्मा क्या है, तो रस है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि वाक्य रसात्मक काव्य किसके अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। ठीक है, तो आत्मा किसको माना गया काव्य में, रस को माना गया, और सौंदर्य किसको माना गया है, सुंदर अलंकार को। और जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, तो काव्य काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब अलंकार कितने प्रकार का था, दो प्रकार का मुख्य रूप से। कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है, जो शब्द के माध्यम से क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं काव्य की। और अर्थालंकार क्या होता है, जो अर्थ के माध्यम से क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, अब काव्य का स्वरूप किसे कहा गया, छंद को कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, अब देखते हैं काव्य का बाह्य स्वरूप क्या होता है। तो काव्य का बाह्य स्वरूप क्या होता है, तो काव्य का बाह्य स्वरूप क्या होता है, लय होता है। ठीक है, तो कविता के बाह्य स्वरूप में सबसे प्रमुख तत्व उसकी क्या है, लय है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, भाषा के प्रवाह में नियमित उतार चढ़ाव से लय का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, एक लय एक प्रकार का क्या है, हमारे जीवन का क्या है, आधार है। जिस प्रकार हमारे हमारे जीवन में दुख और सुख एक पहिए के क्या है, दो धुरी है। ठीक है, एक पहिए के क्या है, धुरी है, अर्थात कभी सुख आता है कभी दुख आता है। उसी प्रकार कविता के उतार चढ़ाव जो है वो क्या है। ठीक है, कविता के उतार चढ़ाव क्या है, जिससे लय का जन्म होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, समय पर सूर्य निकलता है और अस्त होता है। ऋतुएं अपने 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 क्रम से क्या करते हैं, पृथ्वी पर आती और जाती हैं। अर्थात सूर्य के बारे में बात हो रहा है कि सूर्य निकलता है, फिर क्या होता है, अस्त हो जाता है। मौसम अपने आते हैं और क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, वृक्षों और पशु पक्षियों का जीवन जो क्रमानुसार होता चलता है, मनुष्य का जीवन यदि उतना क्रमबद्ध नहीं है, तथापि उसके हृदय की धड़कन और उसका श्वास प्रवास, उसके जीवन में लय बाधे रहते हैं। यह लय भाषा में भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, गद्य की भाषा में बहुत कुछ लय होती है, परंतु कविता में लय का प्रयोग विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कविता का आनंद कुछ सीमा तक उसकी लय पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे हम कोई कविता सुन रहे हैं या गाना सुन रहे हैं, अगर उसमें उतार चढ़ाव ना हो तो हमें गाना क्या होगा, पसंद नहीं होगा, अर्थात हम कविता में क्या है, पसंद ना आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार कविता के लिए लय का होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब देखिए छठवां पॉइंट, कविता की यह लय शब्दों को एक विशेष क्रम में क्या करती है, सजोने के काम करती है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए तुक क्या होता है, तो पहले हमने पॉइंट क्या पढ़ा, लय। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, तो तुक है। ठीक है, अब तुक किसे कहते हैं, तो देखिए तुक किसे कहते हैं, देखिए हिंदी कविता का अधिकतर तुकांत देखी गई, इस कारण कविता को स्मरण करना, उसके सभी तक पहुंचाना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सभी तक पहुंचाना क्या होता है, सरल होता है। दोहा, ठीक है, दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्व, कुंडलियां। ठीक है, कवित्व थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कवित्व, कुंडलियां आदि छंद तुकांत होने से जन समाज में बहुत लोकप्रिय रहे। कविता में तुक का होना अनिवार्य नहीं है। संस्कृत की प्राय समस्त कविताएं क्या है, अतुकांत हैं, पर लयबद्ध और छंदोबद्ध हैं, यानी लय से बधे हुए हैं और छंदों से क्या हुए, बधे हुए हैं। हिंदी में भी आजकल अतुकांत कविता लिखने का क्या प्रचलन बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा है कि तुकांत किसे कहते हैं, तो देखिए जिस कविता का अंतिम पंक्ति का अंतिम वर्ड, ठीक है, दूसरे पंक्ति के अंतिम वर्ड का एक ही वर्ड होता है। जैसे मान लीजिए पहले पंक्ति के लास्ट वर्ड क्या है, तो आया है, और दूसरे पंक्ति का लास्ट वर्ड क्या है, तो आया है, तो उसे क्या कहेंगे, तुकांत कहेंगे। अगर मान लीजिए पहले में तो आया है, दूसरे में सो आया है, तो क्या कहेंगे, अतुकांत कविता कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए हमने लय को सीखा, ठीक है, हमने तुक को सीखा। ठीक है, अब हम क्या सीख रहे हैं, छंद। कविता में छंद, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो बाह्य स्वरूप के अंतर्गत आता है। देखिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, एक मिनट सॉरी दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, छंद वास्तव में बद्ध विलय के विभिन्न ढांचों का क्या है, योग है, जो निर्दिष्ट लंबाई का होता है। छंद का निर्णय कविता के एक चरण या पंक्ति में वर्णों और मात्राओं की गणना के आधार पर होता है। संस्कृत में सभी श्लोक किसी न किसी छंद में बंधे होते हैं, अर्थात छंद के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो वर्णों की मात्रा काउंट करते हैं, और किसकी मात्रा करते हैं, ठीक है, तो वर्णों की मात्रा और वर्डों की संख्या और वर्डों की मात्रा क्या करते हैं, छंद में काउंट करते हैं। ठीक है, गिनते हैं। ठीक है, मध्य युग तक संपूर्ण हिंदी कविताएं विभिन्न छंदों में लिखी गई, जिसमें दोहा, चौपाई, सवैये, कवित्व, कुंडलियां आदि अधिक प्रयोग में किए गए। यद्यपि आधुनिक कविता के बाह्य स्वरूप में अनेक परिवर्तन आए और अब प्राचीन छंदों का क्या हुआ, प्रयोग लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए कवि अब अपनी आवश्यकता के अनुसार अनेक नए छंद बना लेते हैं, जिनके वर्डों और मात्राओं के संयोजन में क्या होता है, वर्डों और मात्राओं के संयोजन में क्या होता है, ठीक है, संयोजन में निश्चित क्रम होता है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, कविता के आंतरिक स्वरूप, बाह्य स्वरूप में क्या देखा, तो हमने छंद देखा, हमने तुक देखा, हमने लय देखा। अब देखिए शब्द योजना क्या है, तो शब्द योजना को देखते हैं। तो कविता का सौंदर्य अधिकतर उसके शब्दों पर ही निर्भर करता है। कवि प्रायः इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि जिनके
सामान्य अर्थ से हटकर कुछ अलग विशिष्ट अर्थ भी निकलकर सामने आए। इसी दृष्टि में भारतीय काव्य शास्त्र में 3 शब्द शक्तियों का अमिधा, लक्षणा और व्यंजना का क्या हुआ, निरूपण हुआ। अर्थात जानते हैं कि कविता मतलब क्या होता है, काव्य। ठीक है, काव्य में क्या होता है कि 2 लाइन का आपकी कविता होगी और उसमें 8 लाइन की क्या होंगी, बातें छिपी होंगी, कम से कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक क्या करना, बातों को कहना। ठीक है, अब देखिए वास्तव में कवि जिस कविता में व्यंजना की अधिकता होती है उसी का महत्व अधिक होता है। अर्थात व्यंग, व्यंग मतलब आपको हास्य पर्पज में कहा गया, यानी मजाक पर्पज में कहा गया वक्तव्य। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए चित्रात्मक भाषा, कवि अपनी कविता के में अपने भाव प्रकाशन के लिए प्रायः चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करता है। वह पाठक के मन में यानी पढ़ने वाले के मन में शब्दों के माध्यम से ऐसे बिंब जगाता है जिनका कथन प्रभावपूर्ण ढंग से समझ में आ जाता है। चित्रात्मक भाषा के प्रयोग से थोड़े से शब्दों में अधिक बात कही जा सकती है और इसका प्रभाव भी अधिक गहरा होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो चित्रात्मक भाषा होता है वो पाठक के मन में क्या होता है, एक प्रतिबिंब बना लेता है, यानी कम से कम शब्दों में हम चित्रों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कविता में अधिक से अधिक बात कर देते हैं। ठीक है, चित्रात्मक भाषा। ठीक है, अब देखिए अब अलंकार देख लीजिए। ठीक है, तो कविता में अलंकार का प्रमुख स्थान होता है जिसका प्रयोग अभिव्यक्ति में विशेष सौंदर्य उत्पन्न होता है और अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। कवि कवि कविता के भाव को, ठीक है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कवि कविता के भाव को अधिक उत्कृष्ट देने के लिए किसी वस्तु के आकार या गुण के बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। कभी उसके रूप में या गुण की समान रूप या धर्म वाली वस्तु के मेल से रखता है, कभी किसी बात को घुमा फिरा कर करता है। अर्थात हमारे काव्य में कहा गया है कि जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। तो कविता में क्या करता है, किसी बात को गुण के आधार पर तुलना करके कर देगा, कभी उसमें क्या कहते हैं कि और सुंदर बनाने के लिए क्या करेगा, उसके रूप में समान बना देगा। ठीक है, क्या किसी आकार को क्या करेगा, बढ़ा चढ़ा के बातों को क्या कहेगा, कविता के माध्यम से कहता है। ठीक है, ये सभी अलंकार के भिन्न विधान है जो अलंकार के विशेष शब्दों के प्रयोग पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले अलंकारों को जिन्हें किन्हीं विशेष शब्दों या शब्दों पर आधारित नहीं होते उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। तब जानते हैं कि आप अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। ठीक है, ऊपर हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, इन अलंकारों के अनेक भेद और उपभेद हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए कविता का आंतरिक स्वरूप काव्य का प्रमुख तत्व भाग है। इसी से हम कविता के आंतरिक स्वरूप को क्या करते हैं, समझते हैं। कविता के इस भाव तत्व अथवा उसकी आत्मा को हम समझने के लिए निम्नलिखित बातों पर क्या करते हैं, ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए अनुभूति की तीव्रता, ये कविता का क्या है, आंतरिक स्वरूप है, अनुभूति की तीव्रता। गद्य की अपेक्षा कविता में अनुभूति की तीव्रता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, यानी तीव्र भाव जगते हैं किसमें, काव्य में। ठीक है, गद्य की अपेक्षा। ठीक है, सामान्य रूप से कहा जाता है कि गद्य का संबंध मस्तिष्क से होता है और कविता का हृदय से होता है, यानी जो कविता का संबंध है, यानी कविता किसको छूती है, तो हृदय को छूती है। ठीक है, वाल्मीकि के विषय में प्रसिद्ध एक बात, जब उन्होंने एक भिखारी द्वारा क्रौंच पक्षियों को जोड़े में से एक को मारे जाते हुए देखा तो उसने उस घटना में क्षुब्ध होकर उनके मुख से शिकारी के प्रति शाप के रूप में जो कविता का पहला श्लोक फूटा था, वो सामान्य जनों की अपेक्षा कवि बहुत अधिक संवेदनशील होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक बार कहानी है छोटी सी, वाल्मीकि जी हमारे क्या जा रहे थे, स्नान करने के लिए जा रहे थे, वहां पे जो 2 पंछी क्या करते हैं, जो क्रौंच पक्षी है वो क्या करते हैं, कीड़ा विलाप कर रहे थे। उसी में शिकारी ने क्या किया, उनमें से मेल वाले क्रौंच पक्षी को क्या किया, उसने मार दिया, और जो फीमेल वाली क्रौंच पक्षी थी वो क्या करती, करुण विलाप कर रही थी। इस मार्मिक स्थिति को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से क्या जो कविता फूटी, उसके माध्यम से क्या हो गया, आंतरिक भाव को संवेदनशील बना दिया, किसको, वाल्मीकि जी को। तो इसलिए कहा गया है कि कवि क्या होता है, बहुत अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, संवेदनशील का होता है संवेदना। ठीक है, जिस प्रकार हम छुई मुई पौधे को छूते हैं तो उसने क्या कहता है, मुरझा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार कवि होता है। ठीक है, जीवन के, अब देखिए जीवन के सुख दुख के प्रति उसकी प्रतिक्रिया कविता के रूप में क्या होती है, सामने आती है। ठीक है, अब देखिए कविता में अनुभूति की व्यापकता, कविता में अनुभूति की तीव्रता गहराई के साथ व्यापकता भी होती है। कवि के हृदय में वस्तुएं या दृश्य घटनाएं भाव जगा जाते हैं जिन पर जनसाधारण का कभी ध्यान नहीं जाता। ठीक है, कवि दृष्टि बड़ी तीव्र होती है, यानी किसकी दृष्टि तीव्र होती है, तो कवि की दृष्टि क्या होती है, कवि की दृष्टि क्या होती है, बहुत तीव्र होती है। ठीक है, सूखे पेड़ में शायद किसी को सौंदर्य दिखाई दे पर अच्छा कवि उस पेड़ को ही आधार बनाकर बहुत सुंदर क्या करता है, कविता की रचना कर सकता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति प्राणियों के दुख से भी कवि दुखी होता है और कविता के माध्यम से पढ़ने वाले के मन में इनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर सकता है। कविता के ठीक है, कविता के आंतरिक जीवन के अनेक पक्ष हमारे सामने होकर हमारी अनुभूति को क्या करते हैं, व्यापक बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए कल्पनाशीलता है कल्पना का विकास। ठीक है, कवि अपनी बात सामान्य भाषा में न कर कुछ ऐसे शब्दों में कहता है जो पढ़ने वाले की कल्पना शक्ति को क्या करता है, जगा देता है। अच्छा, तत्सम शब्दों को क्या बोलते हैं, मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करके क्या करता है, कल्पना शक्ति को जगा देता है। कवि के कहने के ढंग ही वास्तव में कविता की संजीवनी शक्ति है। कवि के कथन की योग्यता ही प्राय कल्पना अर्थात मन की
आत्मिक शक्ति को स्वतः जागृत करती है, यानी अंतरात्मा को क्या करती है, स्वतः जागृत करती है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सौंदर्य कवि की कल्पना पर ही क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है, प्रायः कवि नई नई कल्पनाएं करता है, इसलिए कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कल्पना की यह उड़ान हृदय की अनुभूतियों पर क्या होता है, आधारित होता है, तभी वह क्या होती है, सार्थक होती है। ठीक है, अब देखिए रसात्मकता, ठीक है, तथा सौंदर्य। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। किसी भी अच्छी कविता को पढ़कर जो आनंद प्राप्त होता है वही क्या है, रस है। कविता के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और विभाव पक्ष। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष अवस्थाओं में किसी की जो मानसिक स्थिति होती है उसे हम भाव पक्ष कहते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति वो भाव व्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक है, तो भाव कहता है, जैसे आपने रस में पढ़ा होगा, रस के कितने भाग हैं, तो 4 भाग हैं। कौन कौन से, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो अस्थायी भाव क्या होता है, मन में छिपे होते हैं, लेकिन विभाव क्या करते हैं, उस अस्थायी भाव को क्या करते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस है, ठीक है, तो रस की प्राप्ति हो रही है, लेकिन श्रृंगार रस के प्रति जो भाव जगाने का प्रयास कर रहे हैं विभाव कहलाता है, जो हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो रति नामक अस्थायी भाव क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। ठीक है, देखिए विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। भाव विभाव और अनुभाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। कविता सूचना उपयोग देने के लिए नहीं लिखी जाती, उसका प्रमुख उद्देश्य शाब्दिक माध्यम से आनंद की अनुभूति कराना होता है। जो रचना ऐसी अनुभूति करा सकती है वो क्या कहलाती है, कविता कहलाती है। इसलिए कहा गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी वाक्य रसात्मक काव्यम। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ का कथन। ठीक है, अब देखिए कविता पढ़ने के उपरांत सौंदर्य के विषय में कल्पना करने वाला व्यक्ति जीवन के अन्य पक्षों में भी सौंदर्य देखने लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में कोई अच्छी कविता पढ़कर हमारा ध्यान प्रकृति में छिपे हुए सौंदर्य को क्या करता है, ले जाने लगता है। ठीक है, अब देखिए भावों का उदात्तीकरण। ठीक है, कविता उपदेश देने के लिए नहीं लिखी जाती, तथापि उसका एक प्रमुख उद्देश्य भावों को सशक्त बनाना है, अवश्य होता है। मन जीवन के घात प्रतिघातों और मन की विभिन्न उलझनों को कवि इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि कविता पढ़ने या सुनने जनसाधारण को भी अन्यासा ही कुटिलता, क्रूरता, दंभ और नीचता आदि के प्रति घृणा हो जाती है, और इसके विपरीत सद्गुणों की आकर्षण उत्पन्न करने के लिए आती है। यानी आपके अंदर बुराई हो और अच्छी कविता सुनिए तो आपके अंदर ये बुराई क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए भावों एवं विचारों की उच्चता से काव्य में गरिमा आती है, क्योंकि सद्विचारों की अभिव्यक्ति स्वतः कविता को ऊंचा उठा देती है। इसी बहुधा कवि महापुरुषों के जीवन को आधार बनाकर महाकाव्य के रचते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस का क्या है, प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए कविता की प्रेरणाप्रद पंक्तियां निराशा में डूबते लोगों को सहारा बन जाती है। ऐसी बहुत सी पंक्तियां जनता के बीच सूक्तियों के रूप में क्या है, प्रचलित हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अब श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, तो जिस काव्य का रस स्वादन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रव्य काव्य कहते हैं। अर्थात जिस काव्य को सुना जाता है उसे क्या कहते हैं, श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे रामायण और महाभारत। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद हैं, कौन कौन से, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, आइए बारी बारी हम जानते हैं। अब देखिए महाकाव्य क्या होता है, तो इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपंत होता है, वर्णन होता है। जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, कमायनी, साकेत आदि क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, ये आदि से लेकर यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या होता है, वर्णन होता है। महाकाव्य का नायक कोई पौराणिक ऐतिहासिक हो, उसका धीरोदात्त होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, जीवन की संपूर्ण कथा का सविस्तार वर्णन होना चाहिए। श्रृंगार, वीर और शांत में से किसी एक रस की क्या होती है, प्रधानता होनी चाहिए। यथा स्थान पर अन्य रसों का भी प्रयोग होना चाहिए। 8 या 8 से अधिक सर्ग होना चाहिए। यानी हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होना चाहिए, तो कम से कम 8 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अब देखिए खंड काव्य किसे कहते हैं, तो इसमें किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल उसके जीवन के किसी एक ही भाग का क्या होता है, वर्णन होता है। जैसे पंचवटी, सुदामा चरित, हल्दी घाटी, पथिक, विप्र, सुदामा आदि क्या है, खंड काव्य। खंड काव्य करने का मतलब कि इसमें संपूर्ण जीवन कथा नहीं, यानी संपूर्ण जीवन के किसी एक अंश का क्या होता है, वर्णन होता है। ठीक है, इसमें 7 या 7 से कम सर्ग हो। इसमें जीवन के जिस भाग का वर्णन किया गया वो क्या हो, अपने लक्ष्य में क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए अब मुक्तक काव्य क्या है, तो देखिए मुक्तक काव्य इसमें केवल एक ही पद या छंद स्वतंत्र रूप से किसी भाव या रस का अथवा कथा को क्या करते हैं, प्रकट करने में समर्थ होता है। गीत, कविता आदि, दोहा आदि क्या है, मुक्तक होते हैं। ठीक है,